नमस्कार। नंदा किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। पहली बार गजानन महाराज प्रकट दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज माघ वद्य सप्तमी है। शेगांव के अवलिया बाबा गजानन महाराज प्रकट दिन, गजानन महाराज जी का आज प्रकट दिन है। सो आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो में क्या खास है, तो आज के वीडियो में द नाउन केस एंड रिलेशंस यानी संज्ञा का संबंध और केस यानी कारक। अब आप बोलोगे कि सर आपने पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़ा दिया, फिर ये कैसे आप पीछे आ गए? तो एक कथा बताता हूं। महाराष्ट्र हमारे ये काल्पनिक कथा है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है या सत्य घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी से सहयोग होता है तो यह एक योगायोग रहेगा। हाँ, तो कथा ऐसी थी। एक अखाड़े में एक पहलवान था जिसको अपनी ताकत का बहुत घमंड हो गया था, और कुश्ती के लिए जिनके हाथ के नीचे जिनसे हमने विद्या ग्रहण की, उन्हीं गुरु को उसने कुश्ती के लिए ललकारा। गुरुजी बोले, बेटा आप जवान हो, मैं बूढ़ा हूं, मैंने आपको पढ़ाया है, आप मेरे पुत्र समान हो, मैं आपसे कैसे कुश्ती खेल सकता हूं? आप मेरे बच्चों के समान हो, आप मेरे बच्चे हो। नहीं नहीं, आपको मेरे साथ कुश्ती खेलनी ही पड़ेगी। बोले ठीक है। बोले कोई बात नहीं। अभी अगर कोई स्टूडेंट अगर सुनता ही नहीं है, आजकल संस्कार के अभाव में स्टूडेंट्स थोड़े से ऊंच नीच ऊपर नीचे कर जाते हैं, जिन्हें बड़ों का सम्मान करना भी नहीं आ रहा है। इसी हिसाब से ये हो गया। और फिर वो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, हम अगले दिन कुश्ती खेलेंगे। गुरुजी मैदान में आ गए और गुरुजी को पता था, क्योंकि वो गुरुजी का चेला था, तो गुरु तो शिष्य से ऊपर ही होंगे ना कुछ। तो गुरुजी ने आते ही उसको पछाड़ दिया। तो उसको गुस्सा आ गया कि गुरुजी मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपका छात्र हूं, आपने मुझे सब कुछ पढ़ाया, लेकिन आज आपने मुझे जिस तरीके से पछाड़ दिया, वह डाव या वह तरकीब आपने मुझे नहीं बताई। बोले तो बोले, तुम्हारे जैसे घमंडी पहलवानों के लिए, उनका घमंड चूर करने के लिए कुछ तरीके या कुछ तरकीबें हमें रखनी होती है। बोले बेटा, मुझे पता था, बोले एक दिन तू घमंड में आ जाएगा और मुझको ही ललकारेगा। तो ये एक पाठ मैंने जानबूझ के रखा था, बोले तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तो इसका तात्पर्य है कि जिस गुरु से हम कुछ प्राप्त करते हैं उन्हीं को ललकारना, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी बात है? अरे उनसे ज्ञान ग्रहण करो, ना कि उनके ऊपर उल्टो। आप गुरु के ऊपर कभी जा नहीं सकते। मैं खुद को गुरु नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामर में भी कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो खूब डिफिकल्ट होते हैं, और जिनको पढ़ाना शुरू शुरू में ज्यादा कठिन हो सकता है, और समझने वाला भी उसके दिमाग के ऊपर से अगर मेरे वीडियो चले गए तो वो देखना बंद कर देगा। इसके हिसाब से कुछ भाग मैंने पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा ज्ञान होने के बाद, कुछ किचकट यानी डिफिकल्ट पार्ट जो है, जो ज़्यादा गंभीरता से समझने का पार्ट है, भाग है, वो मैं अब बता रहा हूँ। इसलिए द नाउन केस एंड रिलेशंस का जो भाग है जरा इंपॉर्टेंट है, जरा डिफिकल्ट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अभी समझा रहा हूं। नाउन का प्रयोग निम्नलिखित कारकों में यानी केसेस में होता है। पहला है नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है? इस केस का प्रयोग उस समय होता है जबकि क्रिया का कर्ता यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्रकट हो। जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्रकट हो, यानी कर्ता आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, आप समझ रहे हो करने वाला कोई इंसान है, जब वो कोई कर्ता अगर प्रकट होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं।
डेफिनेशन देखिए, अंग्रेजी में समझिए। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट इज इन द नॉमिनेटिव केस। एज, जब क्रिया का कर्ता दर्शाया जाता है, आप समझ सकते हो क्रिया का कर्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वाक्य में, तो जो कर्ता होता है उसे नॉमिनेटिव केस अंग्रेजी के हिसाब से कहते हैं। अब ये वाक्य देखिए, रामा रीड्स अ बुक। अतः रामा रीड्स अ बुक का यहां पे हुआ, ये रामा जो है ये क्रिया कर रहा है। किसकी क्रिया कर रहा है? किताब पढ़ने की क्रिया कर रहा है, पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ता है, इसलिए रामा रीड्स अ बुक। इसलिए रामा ये रीड्स ये क्रिया है, और इस क्रिया को कोई तो भी कर रहा है, जो कर रहा है उसे नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, द थीफ रैन अवे, हरी इज प्लेइंग हॉकी, सीता बीट्स कमला। इन वाक्यों में जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है कौन कौन से? रामा, थीप, हरी, सीता। इन वाक्यों में जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं वो नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक है। ये कर्ता कारक क्यों है? क्योंकि इनका प्रयोग क्रिया के कर्ता के रूप में हुआ है। ये क्रिया के कर्ता के रूप में है, यानी ये कुछ तो भी कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको क्रिया का कर्ता कहा गया है। अब पहचान नॉमिनेटिव केस जानने के लिए क्या किया जाता है? तो नॉमिनेटिव केस जानने के लिए क्रिया में कौन या कितने, इन शब्दों से क्रिया को प्रश्न करो। जैसे पहला वाक्य हमने लिया, और जो पहला वाक्य है रामा रीड्स अ बुक, इसका हमने हिंदी अनुवाद किया। इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? तो रामा पुस्तक पढ़ता है। अब क्रिया में कौन शब्द लगाओ, यानी कौन पुस्तक पढ़ता है? उत्तर में क्या मिला? रामा। इसलिए रामा का प्रयोग नॉमिनेटिव केस यानी क्रिया का कर्ता के रूप में हुआ है। और यह रीड्स यानी रीड्स इस क्रिया का पढ़ता है का सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। बात समझ में आ गई? आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक के बारे में चर्चा करेंगे। तुकाराम महाराज जी का आज गजानन महाराज जी का प्रकट दिन है, इसलिए संत चरण रज, संतों के चरण रज अगर हमें गलती से भी लग जाती है तो वासना का बीज जल जाता है, और फिर राम नाम उपजे आवड़ी, सुख हर पल सुख बढ़ता है, और आंखों से आनंद के मोती नीर बहने लगता है, कंठ में प्रेम दाटता है, आंखों से नीर लौटता है, और हृदय में आत्माराम प्रकट होते हैं। तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि तुकामणे साधन, तुकाराम कहते हैं कि साधन, यह जो साधन है सुलभ है, सुलभ गोमटे, अच्छा साधन है, सुलभ है, हर कोई इसको कर सकता है। फिर भी अगर आपके पास पुण्य की कमी है तो ये साधन सुलभ होते हुए भी आपसे दूर जाता है। जिंदगी में भले ही कुछ न करो, लेकिन बड़ों का सम्मान करना मत छोड़ो, संतों का आदर करना सीखो। जीवन में हर कुछ आप आसानी से प्राप्त करोगे। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।